नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में और इंटरनेशनल इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं। तो मैं एक फिलोसफर, थिंकर, स्ट्रेटजिस्ट, वैसे तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मियर सिमर। उनको कोट करूंगा एक्सटेंसिवली। अब इशू क्या है कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होती है तो इवेंट होने से पहले आपको दो पक्ष मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर से पहले दो पक्ष बड़े क्लियर कट थे। कुछ लोग कह रहे थे कि रशिया जो है एक हफ्ते के अंदर या एट द मोस्ट ए मंथ यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा। एंड प्रॉब्ली एक दूसरा भी पक्ष था जो ये कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो ये कह रहा था दूसरा पक्ष के रशिया विल बी डिफीटेड सूनर देन लेटर और प्रॉब्ली इट विल नॉट बी एबल टू अचीव द विक्ट्री। वो भी अगर विक्ट्री रशिया अचीव नहीं कर पाता तो वो भी रशिया जैसा वो एक सुपर पावर है और यूक्रेन एक पिटली सा कंट्री है, अगर रशिया नहीं जीत पाता, आउटराइट विक्ट्री नहीं ले पाता, तो भी ये उसकी हारी है। तो ये तो थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। लेकिन प्रोफेसर मीर सिमर ने जो कहा वो अभी बहुत बहुत रेलिवेंट साबित हो रहा है। तो मैंने सोचा कि उनको एक्सटेंसिवली कोट करते हुए मैं अपने विचार इस बारे में रखूं। तो पहला जो थॉट प्रोसेस उनका हुआ वो हुआ बेसिकली वागनर ग्रुप के बारे में। सब ने कहा कि वहां पे तो पुतिन की सत्ता जाने वाली है, ही इज इनटू प्रॉब्लम। तो अब इन्होंने प्रोफेसर साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा, लूजली उनको कोट कर रहा हूं, उनके विचार प्रकट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जो कोई भी आर्मी होती है उसमें जब तक कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइंड नहीं होता तब तक जीत की संभावना बहुत कम होती है। और जो वागनर ग्रुप था वो बेसिकली उस कमांड कंट्रोल, जो रशियन आर्मी का कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, उससे वो बाहर था और अभी वो अंदर आ जाएगा। राइट नाउ जैसे ये कू फेल हो गया है तो जो वागनर ग्रुप है वो बेसिकली अभी रशियन आर्मी के कमांड कंट्रोल में आ जाएगा, लाइक एनी अदर रेगुलर यूनिट। तो उस हालत में इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रशिया एंड साइमल्टेनियसली ही ओपाइंड दैट पुतिन विल बी मोर स्ट्रोंगर। अब इस पॉइंट पे ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली रहेगा। पुतिन में और मे नॉट भी, बिकॉज जब भी कू होता है तो उसके बाद सिचुएशन कई बार अनस्टेबल हो जाती है। बट जहां तक प्रोफेसर मीर शिमर की बात है, उन्होंने कहा कि पुतिन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और रशियन आर्मी भी इस लड़ाई के बाद स्ट्रांग हो जाएगी। दैट इज व्हाट ही सेज। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा जो कि अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जो आर्मी होती है, पीस लविंग आर्मी होती है, आर्मी वाले पीस लविंग होते हैं बिकॉज लड़ाई के साथ उनका बहुत ज्यादा एफिनिटी नहीं होती। इन द सेंस लड़ाई एज ए लास्ट रिजोर्ट वो ऑप्ट करते हैं जब और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जबकि जनरली लोगों का इंप्रेशन ये रहता है कि आर्मी जो है वो लड़ाई के लिए ऑप्ट करती नहीं। आर्मी हमेशा एज ए लास्ट रिजोर्ट लड़ाई के लिए ऑप्ट करेगी। पर चलो वो तो एक दूसरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट था। बट पॉइंट ये है कि जो कोई भी आर्मी होती है, स्पेशली जो पीस टाइम आर्मी होती है, वो लड़ाई के लिए एकदम मेंटली, साइकोलॉजिकली, इक्विपमेंट वाइज, ट्रेनिंग वाइज वो तैयार नहीं होती। उसको तैयार होने में टाइम लगता है बिकॉज इट इज लाइक ए बड़ी आर्मी होगी तो इट विल बी लाइक ए बिग एलिफेंट, तो उसको तैयार होने में टाइम लगेगा। और रशियन आर्मी इस लड़ाई के लिए उस तरीके से तैयार नहीं थी और यही कारण है कि पिछले एक साल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, स्पेशली शुरू के एक साल की बात कर रहे हैं, वो जो परफॉर्मेंस रही वो काफी हद तक इतनी अच्छी नहीं रही जितनी वो होने चाहिए थी। एंड इज राइट। अब मेरा जो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है इसमें, मेरा पॉइंट ये है कि यस इट इज, आई टोटली एग्री विद दैट व्यू पॉइंट। बट साइमल्टेनियसली उसके बाद जो रशियन आर्मी है, नाउ दे आर इनटू डिफेंसिव मॉडल। अभी वो जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है वहां पे वो डिफेंसिव बैटल लड़ रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग इट वेल। यानी कि जो तैयारी उनको करनी थी वो पिछले एक साल में
वो कर चुके। सेटबैक्स हुए, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसके बाद वो नाउ दे हैव कम अप। और ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि रशियन आर्मी इज नाउ कमिंग अप, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी corroborated by so many of evidences on the ground। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि डिफेंसिव बैटल और ऑफेंसिव बैटल में बहुत फर्क होता है। ऑफेंसिव में आपकी कैजुअलिटी ज्यादा होती है, डिफेंसिव में आपकी कैजुअलिटी कम होती है। और जो ऑफेंस करेगा, जैसे अभी यूक्रेन वाले वो ऑफेंसिव पे हैं, काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से आ रहा है, तो दे आर हैविंग मोर कैजुअलिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अगला क्वेश्चन प्रोफेसर मियर सीमर से पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कोई पीसफुल एग्रीमेंट हो जाए, यानी कि लड़ाई में सीज फायर हो जाए। ऐसा ऐसा कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई सीज फायर जो लंबा चले। तो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि बेसिकली दो इशू हैं। एक तो टेरिटरी का इशू, टेरिटरी इन द सेंस के ईस्टर्न यूक्रेन वाला जो पार्ट है वो अभी रशिया ने डिफेक्टो अपने कंट्रोल में कर लिया। हम सब लोग ये बात जानते हैं। As far as Ukraine is concerned, it is not going to accept that that part should remain with Russia. Let us be very clear about it. यूक्रेन इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कैजुअलिटीज लेने को भी तैयार है। हम सब जानते हैं कि वो कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर जो इतनी दूर तक आ गया वो अपनी टेरिटरी को छोड़ने के लिए इस तरीके से तैयार नहीं होगा, चाहे रशिया कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों ना हो। तो टेरिटरी का जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होने वाला है। अब जो दूसरा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है यूक्रेन की न्यूट्रलिटी का। बिकॉज जो लड़ाई एक्चुअली जो शुरू हुई थी वो बेसिकली इसी बात पे हुई थी कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था एंड रशिया इज हेल बेंट ऑन दैट इशू कि यूक्रेन को न्यूट्रल कंट्री रहना चाहिए। अब यूक्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है? यूक्रेन की रिक्वायरमेंट है कि उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी दे दे। अब वो गारंटी कौन दे सकता है? नाटो कंट्रीज दे सकते हैं। क्या यूक्रेन को एक रियल थ्रेट है? यस, थ्रेट इज देयर वेरी क्लियर। रशिया एक बिग बुली है, सबको पता है ये बात। लेकिन यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी कोई दे सकता है तो वो नाटो दे सकता है। और क्या वो सिक्योरिटी गारंटी अभी एग्जिस्ट करती है? तो ऑब्वियसली वो बड़े एक लिमिटेड वे में एग्जिस्ट कर रही है। अभी जैसे नाटो वालों की मीटिंग हुई, उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी गए, तो नाटो की मेंबरशिप के लिए उन्होंने बात तो हुआ, मगर वो नहीं हुआ जो यूक्रेन चाहता है कि नाटो की मेंबरशिप। नाटो की मेंबरशिप हो जाएगी तो वो आर्टिकल 5 जिसमें यह है कि म्यूचुअल असिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो ऑपरेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली नाटो इस बारे में बैक फुट पे है। ये एक्चुअली बैकफुट वाली जो बात है ये प्रोफेसर मेयर सीमर ने नहीं की, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बट ये फैक्ट है, ये सबको नजर आता है। तो ये जो दो इशू हैं बेसिकली, एक तो न्यूट्रलिटी का और दूसरा इशू है टेरिटरी का। अब ये दोनों ही अगर रिजोल्व नहीं होने वाले तो फिर कैसे सीज फायर हो सकता है, कैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है? सिर्फ ये होगा कि ना तो रशिया आगे बढ़ पाएगा, ना इनका काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये एक फ्रोजन सीज फायर हो जाएगा, इन द सेंस कि ना वो आगे जाने पा रहे, ना ये आगे जाने पा रहे। दैट इज व्हाट ही इज प्रिडिक्टिंग एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब जो मेरा एक एडिशनल कमेंट इस बारे में रहेगा वो ये रहेगा कि आफ्टर ऑल ये यूएस, वेस्टर्न ब्लॉक, नाटो कंट्रीज, इन सब का आफ्टर ऑल इंटेंशन क्या है? बिकॉज उस इंटेंशन से ये डिसाइड होगा कि वो यूक्रेन को कितना मदद करते हैं। नाउ दैट इज ए बिग पॉइंट, वो कितनी मदद करते हैं यूक्रेन की, उनका इंटेंशन क्या है? तो जैसे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि आफ्टर ऑल यूएस का या वेस्टर्न ब्लॉक का या नाटो कंट्रीज का इंटेंशन क्या है। So next point is basically कि will there be a clear victory for Russia? And Professor Mir Simmer says no. विक्ट्री का मतलब रशिया के लिए क्या होगा इसमें? विक्ट्री एक्चुअली रियल विक्ट्री जिसकी प्रोबेबली वो प्लान कर रहे थे, उसका मतलब तो यह है कि पूरा यूक्रेन को वो कैप्चर कर लें, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन।
Right now, they have captured around 23% of the eastern Ukraine. And probably, as per the professor, it will increase, say, more than 40% of Ukraine. वो कैसे होगा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, पर इसका मतलब तो साफ ये लग रहा है कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो फेल होगा. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स. साथ में जो क्रीमिया पेनिसुला है वो भी एक्चुअली रशिया के पास ही रहेगा. तो ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हैं. तो इसके बाद होगा क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? इट विल बी कोल्ड पीस. दैट इज व्हाट द पॉइंट व्हिच ही हैज मेंशन्ड. कोल्ड पीस इन द सेंस, ना वो उससे आगे जा पाएंगे ना वो उससे आगे जा पाएंगे. और दोनों ही, रशिया तो ऑफ कोर्स एक तरीके से अगर आउटराइट विनर नहीं रहेगा तो अभी उसके पास यूक्रेन की टेरिटरी का अच्छा खासा पार्ट, मोर देन 40% ही इज प्रिडिक्टिंग आ जाएगा. मगर यूक्रेनियंस जो है वो उसमें ऑब्वियसली दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड. और जो वेस्ट की जो चल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वो करता रहेगा. और जब वो करता रहेगा तो ऑब्वियसली, एक बार मैंने अपने पहले किसी वीडियो में मेंशन किया था कि जो अर्बन इंसर्जेंसी है वो ऐसे ही सेटल होती है जब आप जीत आप सकते नहीं और हारने के लिए आप तैयार नहीं हैं. ये यूक्रेन की पोजीशन रहने वाली है. और उस हालत में जो अर्बन इंसर्जेंसी है, एंड अर्बन इंसर्जेंसी का मतलब नॉट ओनली it will be in that part of Ukraine which has been captured by Russia, but probably it will extend to Russia even. That possibility you cannot outrightly negate. ये प्रोफेसर ने नहीं कहा. इंसर्जेंसी वाला जो पार्ट है ये मेरा ओपिनियन है, ये उनका ओपिनियन नहीं है. बट फैक्ट रिमेन्स के यस, एक कोल्ड पीस, अनसेटल्ड पीस हो सकती है. दैट इज ए पॉसिबिलिटी ही इज सेइंग. And of course, it's very clear cut that Ukraine will not be happy with that situation, so they will try to change it. और चेंज करने का तरीका मैंने आपसे बता ही दिया, अर्बन इंसर्जेंसी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो प्रोफेसर ने रिप्लाई किया, क्वेश्चन ये है कि हु विल बी द रियल विनर ऑफ दिस वॉर, वेदर इट विल बी यूक्रेन और रशिया और चाइना और यूएसए. So the answer is very clear, and the answer says that China is going to be the winner of this war without fighting. Now that is a very, very interesting observation. Now the point which he says is that main adversary of USA is China. So it is basically the South China Sea, Indo-Pacific, East China Sea, या फिर Taiwan, that particular area. That is the area where probably the contest between USA and China is going on. ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है वहां पे. और चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लड़ाई, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर चलती रहे, रशिया इसमें हारे नहीं और यूएसए वहां पे फुल्ली कमिटेड हो जाए, जिससे वो इस तरफ ताइवान की तरफ पूरी जो अपनी फोर्सेस हैं या जो अटेंशन है या फिर फोकस है उसको डाइवर्ट ना कर पाए. अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि यूएसए का फोकस वहीं पे रहे, वहीं पे उसके रिसोर्सेज कमिट रहे, उसके लिए चाइना के लिए ये जरूरी है कि वो ये एंश्योर करके करे कि ये लड़ाई जल्दी खत्म ना हो, रसिया हारे नहीं और यूएसए वहां का जो उसका फोकस है, कमिटमेंट है, वो वहां पे चलता रहे. ओवरऑल सिचुएशन में, इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में चाइना इज द विनर. दैट इज व्हाट ही इज ओपाइनिंग. अब लेट अस कम टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ये मेरा ओपिनियन है. इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? सबसे बड़ी गलती एक्चुअली यूएसए ने जो की है वो गलती ये की कि उसने ये एंश्योर कर दिया इस वॉर के थ्रू कि रसिया और चाइना एक साथ आ जाएं. और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया. ये क्लियर कट डिस्टर्बेंस है. जो बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है उसमें जो बैलेंस बना हुआ था वो एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाता है द मोमेंट रसिया एंड चाइना दे कम टुगेदर. अब आप यूएसए का इंटेंशन देखो, इस बैलेंस ऑफ पावर को रेस्टोर करने के लिए उसने इंडिया को साथ लेने की कोशिश की. एंड दैट इज हाउ यू सी द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोदी गोइंग देयर एंड Indo-US agreements and all that.
रीजन इज दिस, बिकॉज रशिया और चाइना के एक साथ आने से ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये स्पॉइल हो चुका। इंडिया के लिए ये ट्रिकी सिचुएशन है, कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है कि रशियन डिपेंडेंस ऑन चाइना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, कम से कम 2 साल लगेंगे। ये जो फ्रोजन पीस जिसकी बात कर रहे हैं प्रोफेसर मेयर शीमर, कम से कम इसमें 2 साल का एक्चुअली असेसमेंट है, बाकी एक्सपर्ट्स का भी है, जब ये फ्रोजन पीस रेस्टोर होगी। और वो भी कोई रेस्टोरेशन एक्चुअली नहीं होगा, इट विल बी ए मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट के उनके पास और कोई अल्टरनेटिव फॉर द टाइम बिंग नहीं बचा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जैसे मैंने पिछली वाले जो क्वेश्चन के आंसर में मैंने कहा था कि जो इंसर्जेंसी सेट इन हो जाएगी, दैट पॉसिबिलिटी, और अदरवाइज भी वेस्ट इंश्योर करेगा उसके बाद भी कि किसी न किसी तरीके से वो उस स्टेटस को चेंज करे, यूक्रेन चेंज करने की कोशिश करे। नाटो भी उसी एफर्ट में लगा पड़ा रहेगा, एंड विदाउट ऑफ कोर्स देयर intention to put any soldier of their own on ground from Ukraine side। जब रशिया यूक्रेन वॉर की बात होती है तो उसमें ताइवान की बात भी होती है कि चाइना ताइवान को कब इन्वेड करेगा। और यूएस के ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं जो जनरली ये कहते हैं कि अभी यूक्रेन की तरफ चल रहा है, उसके बाद ताइवान की तरफ ये इशू या कॉन्फ्लिक्ट कुछ न कुछ होने वाला है। नाउ प्रोफेसर मिर्शिमर का क्या कहना है इस बारे में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। पहली बात तो जो बेसिक फैक्ट है ये तो सबको सामने नजर ही आता है कि यूएसए को यूक्रेन को वेपन्स देने पड़ेंगे, फोकस रखना पड़ेगा, अटेंशन डालना पड़ेगा, रिसोर्सेज डाइवर्ट होंगे। उनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो प्रॉब्ली ताइवान में जिनकी जरूरत पड़ सकती है अगर दोनों ही फ्रंट एक साथ शुरू होते हैं तो। यानी कि अभी चाइना ताइवान में कोई एक्शन लेता है, ये एजम्पशन तो तब है जब चाइना वहां पे कोई एक्शन लेता है ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके। अब चाइना ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, नाउ दैट इज ए $1 million क्वेश्चन। और उसका जो नॉर्मल जो एक लॉजिक बनता है, वो लॉजिक ये बनता है कि चूंकि यूएसए ऑलरेडी डाइवर्टेड है, उसके रिसोर्सेज भी, फोकस भी, अटेंशन भी वो ऑलरेडी डाइवर्टेड है, तो चाइना के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी न किसी तरीके से ताइवान पे कब्जा कर ले। और ये कब्जा में तो कोई डाउट ही नहीं है कि उनको एक एम्फीबियस असॉल्ट करना पड़ेगा, ये मैंने अपने पहले एक वीडियो में भी बताया था। पॉइंट ये है कि एवरीबडी एग्रीज एंड प्रोफेसर आल्सो एग्रीज विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो एम्फीबियस असॉल्ट है वो सबसे डिफिकल्ट असॉल्ट है, उसमें कैजुअलिटीज भी होती हैं, और चाइना के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इतनी कैजुअलिटीज ओपनली अफोर्ड कर सके, एम्बरेसमेंट भी हो सकता है। दूसरी बात ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यूएसए अगर साथ में आएगा, जो कि आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो साथ में जापान भी आएगा और प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, और ऑफ कोर्स ताइवान तो रहने वाला ही है। तो ये जो एम्फीबियस असॉल्ट है ये अनअफोर्डेबल हो सकता है चाइना के लिए। तो ये आर्गुमेंट के यूक्रेन पे अगर अभी यूएसए का अटेंशन है तो ये राइट अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए ताइवान को कैप्चर करने की, तो ये आर्गुमेंट एक्चुअली प्रोफेसर मिर्शिमर को एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअली उनका जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है कि एम्फीबियस असॉल्ट, कॉस्टली प्रोपोजिशन, और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि चाइना के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सरप्राइज दे सके। नाउ ये तो कोई भी जो मिलिट्री प्लानर होगा वो बिल्कुल बताएगा कि जो आपकी फोर्सेज हैं, अगर चाइना की तरफ से एम्फीबियस असॉल्ट के लिए फोर्सेज लॉन्च होती हैं तो वो ओपन में होंगी, और जब ओपन में होंगी तो वल्नरेबल होंगी, तो सरप्राइज एलिमेंट तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगला जो पॉइंट है वो ये कि जो चाइनीज आर्मी है वो बेसिकली लास्ट लड़ाई उन्होंने कब लड़ी थी, 1979 में लड़ी थी। 1979 में जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और तब से अब तक कितना टाइम हो गया, हैव दे फॉट एनी अदर बैटल, और 79 में भी उनकी हालत वहां पे वियतनाम के अगेंस्ट में
काफी खराब हुई थी। और ये आर्गुमेंट एक्चुअली इंडियन जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो भी देते हैं कि चाइनीज आर्मी इज बेसिकली, एक तो कॉन्स्क्रिप्शन की आर्मी है, दूसरी वो रष्टी रहने वाली है। जैसे यूक्रेन से ये लेसन निकल के बाहर आता है कि जैसे रशियन आर्मी पहले 1 साल पूरी रष्टी थी, इट वॉज रस्टेड, परफॉर्मेंस वॉज डाउन, एंड दैट इज हाउ दे फेस्ड लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। ये फैक्ट है। अब जो चाइनीज आर्मी है, क्योंकि बैटलफील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एज ए मिलिट्री मैन कॉमन मिलिट्री नॉलेज भी कहती है, आई कैन एम्फेटिकली से, कि चाइनीज आर्मी बेसिकली बैटल टेस्टेड आर्मी नहीं है। और लद्दाख में जो इंडियन मिलिट्री प्लानर्स का आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि एक तो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, दूसरा बैटल रेडी नहीं थे चाइनीज, एंड प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ दैट दे सफर्ड कैजुअलिटीज इन गलवान। वो ठीक है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट इट इज ए फैक्ट। एंड प्रोफेसर मीर शिमर भी ये कहते हैं कि चाइनीज आर्मी इज ए रस्टेड आर्मी, और उस हालत में उनकी कैजुअलिटीज भी ज्यादा होंगी, सरप्राइज वो अचीव नहीं कर सकते। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यूएसए हैज गॉट मोर अटेंशन इन यूक्रेन एज ऑन नाउ, there is hardly any possibility of China taking any amphibious assault on Taiwan. अब ये तो एक आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें हमने पॉलिटिकल फैक्टर अभी कवर नहीं किया। और वो पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि राइट नाउ ताइवान का स्टेटस क्या है? एक बेसिकली क्वासी इंडिपेंडेंट नेशन। उन्होंने इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर की नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंस अपनी डिक्लेयर करते हैं तो उस हालत में उनको, ये एक्चुअली चाइनीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज को एक पॉलिटिकल एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी जो मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट होगा अगर ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो। और शायद उस टाइम पे उनको मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दैट इज ए डिफरेंट इशू, उसमें वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, यू नो, नॉट बैटल रेडी और रस्टेड आर्मी एंड ऑल दैट, वो सब ठीक है। मगर उस हालत में प्रोफेसर मीर शिमर कहते हैं कि चाइना को मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। अब यूएसए को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यूएसए को सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली दे विल एंश्योर कि ताइवान अपनी कोई इंडिपेंडेंस डिक्लेयर ना करे, जिससे चाइना के पास उस तरह का कंपल्सन ना हो कि उसको ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्शन करना पड़े। So this point is very very clear. So right now if that is the stalemate, ये मेरा opinion है, if that situation exists, what do you think, what is going to happen to Ukraine and Russia war? It will continue for another 2 years. Of course ये counter offensive और ये सब चलता रहेगा, but it will continue in the same situation. And simultaneously China will also not take any military action in Taiwan. ये तो एक इश्यू हो गया। ऑफ कोर्स मैं तो एज ए इंडियन आई विल ऑलवेज से कि प्रॉब्ली इंडिया शुड लुक फॉर द, ये प्रोफेसर मीर सिमर नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्ली इंडिया शुड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर ताइवान की तरफ कोई एक्शन होता है तो इंडिया प्रॉब्ली शुड टेक सम इनिशिएटिव इन लद्दाख साइड। दैट इज ऑफ कोर्स अजम्पशन ओनली, सो यू कांट से, क्योंकि ये फोरकास्टिंग करना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है इस तरह की। बट फैक्ट रिमेन्स कि ये जो स्टेटस को है ये अभी यूक्रेन वॉर में ये चलता ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों को ही, ना तो यूक्रेन को, ना रशिया को, ना नाटो को, किसी को इतना एडवांटेज नहीं है कि वो क्लियर कट मिलिट्री विक्ट्री को अटेन कर सके। इंडिया के पास क्या लीवरेज है, स्पेशली विस रशिया? इंडिया क्या ये एंश्योर कर सकता है कि रशिया और चाइना के बीच में जो कपलिंग हो रही उसको किसी तरह वो बैलेंस करें? अभी ऐसा लगता है कि ऑप्शंस बड़े लिमिटेड है, लीवरेज भी रशिया के साथ धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन साथ में मोदी जी की जो यूएसए विजिट है उसमें एक चीज बिल्कुल साफ है कि इंडिया का यूएसए के साथ जो लीवरेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी,
ये डेवलप हो रहा है। साइमल्टेनियसली आपने देखा कि मोदी जी अभी फ्रांस गए और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वहां पे भी डेवलप हो रही है। तो व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू इज टू बी ए पार्ट इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। साइमल्टेनियसली आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, जिससे रशिया पे डिपेंडेंस कम से कम हो। इट विल टेक टाइम, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं ऐसा सोचता हूं कि ये ऑप्शंस कुछ ना कुछ उभर के आएंगे। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से यूएसए ने विड्रॉ किया था, तो उसके बाद काफी लोग ये बात कह रहे थे कि इतना इन्वेस्टमेंट आपने किया और वो सब बेकार चला गया अफगानिस्तान में। नहीं, इंटरनेशनल सिचुएशन फ्लूड होती है, अभी भी फ्लूड है। और इंडिया को अगर सेल्फ रिलायंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस इंडिया रहने वाला है तो वो ऑप्शंस मिलते रहेंगे। आई डो नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दैट। आई होप you like this conversation. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.